नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। शाम के 7 बज रहे हैं और शाम के 7 बजे आज सीधी बात में हमारा मुद्दा बेहद अहम है, क्योंकि 3 राज्य, 3 लड़ाई, लेकिन एक संदेश। जी हां, ये जो एक संदेश है वो जनादेश है 2026 का, और ये जो जनादेश सामने आएगा इसको लेकर भी सवाल है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि असम में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या नहीं लगाएगी, केरला में एलडीएफ और यूडीएफ की लड़ाई आखिर किस मोड़ पर ही जाएगी, केरला में लेफ्ट का ही राज कायम रहेगा या फिर कोई बदलाव देखने को मिलेगा, और पुडुचेरी में इंडी वर्सेस एनडीए की जो जंग है वो किस ओर जाती दिख रही है। सवाल सिर्फ यही नहीं है, सवाल बल्कि इसके अलावा ये भी है कि ये जो जनादेश जो 2026 यानी कि एक संदेश इन तीनों राज्यों से निकलकर सामने आएगा, वो क्या 2029 का सेमीफाइनल है। और 2029 से भी पहले अब इन 3 राज्यों के बाद बंगाल के विधानसभा चुनावों पर सबकी नजर है। तो बंगाल विधानसभा चुनावों में क्या होगा, बीजेपी कमाल दिखा पाएगी कमल खिलाकर या फिर नहीं, या फिर ममता दीदी का राज कायम रहेगा। इन तमाम सवालों का जवाब आज हम लेने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही वो सुलगते सवाल भी अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। सबसे पहला सवाल, हाई वोटिंग, गुस्सा या भरोसा, क्योंकि भारी भरकम मतदान हुआ है, बम्पर वोटिंग हुई है। अब ये वोटिंग क्या इशारा करती है? दूसरा अहम सवाल, असम, 10 साल का भरोसा या एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल का भरोसा जताकर हैट्रिक लगाएंगे हिमंता बिस्वा शर्मा या फिर एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ जाएगी, केरल में लेफ्ट का मॉडल कायम रहेगा या फिर जनता का मूड इस बार कुछ और ही बयां कर रहा है, कांग्रेस जो जोर आजमाइश कर रही है क्या वो पूरी हो पाएगी या नहीं। और इसके साथ ही चौथा अहम सवाल, पुडुचेरी में स्थानीय मुद्दों के आधार पर जनता ने वोट किया है या फिर मोदी वर्सेस विपक्ष का जो नैरेटिव है वो पुडुचेरी में हावी दिखा, इसको लेकर भी होगी बात। और इसके साथ ही 3 राज्यों में चुनाव, क्या 2029 का ये सेमीफाइनल है, वो जवाब जो आज सीधी बात में हम लेने की कोशिश करेंगे। तो कई खास मेहमान हैं जिनके साथ आज हम चर्चा करेंगे, सीधी बात करेंगे। उन मेहमानों का परिचय भी हम एक एक कर आपसे करा देते हैं और इन मेहमानों के साथ करने वाले हैं आज हम सीधी बात। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी जुड़े हैं, कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे खेमचंद शर्मा जी। डॉक्टर रत्ना पांडे कांग्रेस की तरफ से आप उन्हें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, विश्वजीत घोष जी टीएमसी की तरफ से आप उन्हें भी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अमिताभ कुमार जी भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कुछ ही देर में हमारे साथ कनेक्ट कर जाएंगे। तो चर्चा को शुरू करते हैं। बीजेपी और वरिष्ठ के नेता और वरिष्ठ पत्रकार जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। रत्ना पांडे जी के साथ शुरुआत करते हुए, रत्ना पांडे जी, 3 राज्य और 3 अलग अलग लड़ाई, लेकिन ये जो संदेश इन 3 राज्यों से निकल कर आएगा वो वाकई में बहुत मायने रखता है। कांग्रेस को इससे कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि कांग्रेस देखा जाए तो राष्ट्रीय तौर पर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। जी, आपको मोनिका जी नमस्कार के साथ मैं ये शुरू करती हूँ कि तीनों राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ कहा जाए तो मतदान हुआ है और वो स्पष्ट रूप से बीजेपी के अगेंस्ट दिखाता है, इनके अलायंस के अगेंस्ट दिखाता है। असम में गुस्सा है, 85% तक लगभग जो हुआ है वो सिर्फ जनता के गुस्से का एक रूप दिखाई दे रहा है, हैवी मतदान के रूप में। पुडुचेरी ऑलमोस्ट 87%, जिस तरीके से इन्होंने एलजी के द्वारा हमारी जीती हुई सरकार गिराकर सरकार चुराई और चलाया, तो वो एक जनता में अपने जनादेश को इस तरीके से चुराने का बदला है। और केरल, गोल्ड स्कैम से लेकर करप्शन इतना ज्यादा सिस्टम में केरल में फैला रखा है कि जनता पूरी तरीके से बदलाव चाहती है। तो तीनों राज्यों में स्पष्ट है, देश स्पष्ट रूप से देख रहा है कि बीजेपी कहीं पर भी किसी राज्य में सफलतापूर्वक अपना शासन करने में सफल नहीं हुई है। हैवी वोटर टर्नआउट, हमेशा प्रोटेस्ट वोटिंग होती है, जनता जब बदलाव चाहती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो ये तीनों ही राज्य लगातार एंटी इनकम्बेंसी जनता का। लेकिन रत्ना पांडे जी आप ये कह रही हैं कि ये जो बम्पर वोटिंग है, जिस तरीके से तीनों राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई है, ये एंटी इनकम्बेंसी को दर्शा रही है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और बम्पर वोटिंग कई बार पलट भी दिखाती है, उलट पलट हर तरीके के दिखाती है रंग। अब किस तरह ये ऊट करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आप पूरी तरीके से श्योर हैं, तो लेट्स सी इस पर होता क्या है। खेमचंद शर्मा जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्वागत है सर आपका। अमिताभ कुमार जी भी सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रत्ना पांडे जी जिस तरीके से श्योर है, वो श्योरिटी में कितना दम है शायद इसको अमिताभ कुमार जी और अच्छी तरीके से बता पाएंगे, बट पहले खेमचंद शर्मा जी से भी जरा जान लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी,
कितना विश्वास मन में, कितना आत्मविश्वास, कितना भरोसा, असम में लगता है हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं? और केरल में जिस तरीके से बीजेपी कमल खिलाने की कोशिश कर रही है, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, इस बार 2026 में आप कामयाब हो पाएंगे या नहीं? और पुडुचेरी में एनडी वर्सेस एनडीए मुख्य रूप से लड़ाई, लगता है कुछ होगा, कमल खिलेगा? नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। देखिए, मैं समस्त तीनों राज्यों के वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिसमें असम के वोटर भी हैं और केरल और पुडुचेरी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जबरदस्त उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है अपने गठबंधन के साथ, अपने एनडीए के पार्टनर्स के साथ। और केरल में हम लोग अब की बार बहुत अच्छे नंबर्स के साथ, मतलब हमारे वहां पे मैं कहूँगा कि अभी तक हमारे इकाई में नंबर आते रहे। अब हमारे जो नंबर हैं वो आप दाई की संख्या में देखेंगे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस केरल में भी भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। वोट परसेंटेज के मामले में तो हमारी परसेंटेज या हमारी परफॉर्मेंस हमेशा ही ठीक रही है, लेकिन सीट नहीं आती थी। अब की बार अच्छी खासी सीटें भी केरल में भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, क्योंकि हमने दिखा दिया त्रिवेंद्रम में किस तरीके से आज नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी चला रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे अच्छा काम कर रहे हैं। तो वैसे ही विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले हैं। रही आसाम की बात, अभी हमारी बहन कह रही थी कि भाई आसाम में बहुत गुस्सा है। हाँ, गुस्सा है। गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं, गुस्सा है कांग्रेस के खिलाफ, जो लगातार इंट्रूडर्स को वहां पे पालती रही, घुसाती रही और आसाम की जो डेमोग्राफी है उसको बदलती रही। आज उस आसाम की डेमोग्राफी, आसाम की कल्चर, आसाम की भाषा, आसाम के लोगों को बचाने का काम है जी कर रहे हैं। घुसपैठिया बता दीजिए, आप और अमित शाह जी दोनों कहते हैं कि घुसपैठिया कांग्रेस पार्टी है। 60 से 65 साल सत्ता में आप रहे रत्ना पांडे जी, और आजादी के समय धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ। लेकिन रत्ना पांडे जी बात तो ठीक कह रही है खेमचंद शर्मा जी कि 10 साल से तो आप ही हैं। खेमचंद शर्मा जी, पर रत्ना जी बात ठीक कह रही है कि 10 साल से तो आप ही हैं, तो 10 साल में तो कमल का प्यार है और प्यार ही प्यार होना चाहिए। अब तो गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए था अगर उन्होंने कुछ किया अभी तो। मोनिका जी, गुस्सा कैसे खत्म हो जाएगा? क्योंकि इन्होंने 60-65 साल तक वो काम किया है। अपने जो इंडिजिनियस लोग हैं उनको डराने, धमकाने का, दबाने का काम किया है। करोड़ों की संख्या में घुसपैठी घुसाने का काम तो इन्होंने किया। हाँ, हमारी सरकार है तो हमारी सरकार में हमने भगाने का काम कर रहे हैं। हजारों एकड़ जमीन को हम लोगों ने छुड़ाया, गाँव को हम लोगों ने जहाँ पे घुसपैठियों को कब्जा था उसको हमने मुक्त करा है। आप यानी कि पूरी तरीके से श्योर है कि असम में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी? पक्का लगाएगी और हम अपने काम के आधार पर श्योर हैं, जनता के आशीर्वाद के आधार पर श्योर हैं, जो फीडबैक हमें अपने मित्रों से मिल रहा है हम उसके आधार पर श्योर हैं। तो रत्ना पांडे जी, खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि हम फीडबैक पे, जनता के प्यार पे पूरी तरीके से हमें भरोसा है कि हम ही हैट्रिक लगाएंगे असम में। सारा दोष वो आपके सर पर मर रहे हैं। आप बेशक एंटी इनकम्बेंसी से करार दे रहे हैं, पर वो तो कह रहे हैं कि ये जो बम्पर वोटिंग है ये कांग्रेस के विरोध में है, ये कांग्रेस को लेकर जनता का गुस्सा है जो वोटिंग के रूप में निकला है। 10 साल तक सरकार ये चलाएंगे, गुस्सा जनता कांग्रेस पे करेगी। ये एक उल्टी गंगा बहाने का काम मोदी जी से लेकर और इनके पार्षद तक सब करता है, ये यही जानते होंगे। दूसरी बात, भरोसा तो दृढ़ होना चाहिए भाई। ज्ञानेश कुमार जी लगे हैं तो सरकार तो बन ही जानी चाहिए। अगर ना बनी तो फिर आपके लिए तो डबल चुनौती हो जाएगी, राजनीतिक स्तर पर भी फेल और आप प्रशासनिक हेराफेरी में भी फेल कहे जाएंगे। खैर, अब बात इसकी करती हूँ घुसपैठिए। अमित शाह जी ने कहा कि हमने हजारों की तादाद में घुसपैठिए पकड़े और हटाए और भगाए। डेटा बता देते, संख्या कितनी है मैं बताती हूँ। कांग्रेस ने 88,000 घुसपैठिए डिपोर्ट किए थे। अमित शाह जी या बीजेपी के प्रवक्ता बैठे मेरे भाई साहब, नंबर बता दें। नंबर पे बात क्यों नहीं करते? ये चुनाव सिर्फ ये नहीं, भारत के किसी राज्य का कोई चुनाव बीजेपी कांग्रेस का हो ही नहीं रहा। ये तो झूठ वर्सेस सच का चुनाव है, ये तो बेरोजगारी और रोजगार के बीच का चुनाव है, ये तो तानाशाही और लोकतंत्र का चुनाव भारत में हो रहे हैं सारे। और आप अपनी करप्ट प्रैक्टिसेस, अपने दादागिरी के दम पे, जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, दादागिरी के दम पे सरकारें बनाना अथवा सरकारें चुरा लेना और अब नई टेक्निक ज्ञानेश कुमार जी से वोटर मैनेज करा लेना, तो इसे लोकतंत्र नहीं कहते हैं। फिलहाल ये खेला है, चलते रहिए, जनता आपके साथ नहीं है।
देखते हैं कि होता क्या। आरोप कांग्रेस की तरफ से बड़े लगाए जा रहे हैं, जो रत्ना पांडे जी यहाँ पर लगा रही है, बड़े बड़े आरोप लगा रही है, लेकिन देखिए असल फैसला जो है ना, आरोपों में कितनी सच्चाई है कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरा असल जो फैसला है वो जनता करेगी। और विश्वजीत घोष जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन जरा सा 2 मिनट और इंतजार कीजिएगा, क्योंकि पहले जो ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है इसका आंकलन करना जरा बहुत जरूरी है, और अमिताभ कुमार जी बखूबी कर पाएंगे। अमिताभ कुमार जी, वाकई में बम्पर वोटिंग हुई है इस बार। 5 बजे तक के जो आंकड़े वोटिंग के सामने आए हैं, असम में 84.42%, केरला में 75.1%, पुडुचेरी में 86.92%। ये बम्पर वोटिंग किस तरफ इशारा कर रही है कि जो है यथास्थिति वही बरकरार रहेगी, जनता एज इट इज वही सब कुछ चाहती है कंटिन्यू हो, या फिर एंटी इनकम्बेंसी फैसला पलटेगा? पहले तो भाई जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, उसको बधाई। उसने इतनी बेहतरीन जो है मतदान प्रतिशत हासिल करने में सफलता पाई है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। मतदान करने से जो बचते हैं लोग, उनको बार बार यही संदेश दिया जाता है कि मतदान में जरूर हिस्सा लीजिए, क्योंकि अगले 5 साल तक वही सरकार बनेगी जिसको एक दिन आप जा करके वोट देते हैं। इस लिहाज से बहुत बेहतरीन है, और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है आने का कुछ दिख रहा है। केरल में शायद कांग्रेस नीत गठबंधन जो है वो आगे जाएगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन असम में बिल्कुल ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ का जो जनता का मिजाज था, जिस ढंग से चल रहा था इलेक्शन कैंपेन, उस दौरान जिस ढंग से लोगों का समर्थन मिल रहा था भारतीय जनता पार्टी को, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई खास परिवर्तन हो सकता है कि इनकी सीट बढ़े, एनडीए की सीट वहाँ कुछ बढ़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है जो स्थितियां हैं। और पिछली बार भी वहाँ बहुत अच्छा मतदान प्रतिशत 82% था, तो उस लिहाज से थोड़ा और बेहतर हुआ मतदान प्रतिशत, और सीट बढ़ने के गुंजाइश मुझे लग रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस ढंग से वहाँ चुनाव लड़ा है वो तो मुझे लगा कि कमजोर पक्ष रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस उस ढंग से आक्रामक होकर नहीं इस बार चुनाव में नजर आई है, प्रचार के दौरान नजर आई है, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी और उसके कैंडिडेट जो हैं वो वहाँ पे लगे हुए थे। उस लिहाज से हम देखते हैं दक्षिण में अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष नहीं है। केरलम में तो हम सभी जानते हैं 4 सीटें भी अगर मिल जाती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। वहाँ टक्कर वामपंथी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के पास ही है, लेकिन ऐसा महसूस किया जा रहा था कि कांग्रेस गठबंधन जो है वहाँ लीड ले लेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी खराब करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब क्योंकि बहुत ज्यादा वहाँ के स्थानीय रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, तो असेसमेंट उतना बेहतरीन नहीं हो सकता, हम जानते हैं इस बात को। तो वहाँ हमें देखना पड़ेगा कि क्या निकल कर आता है मतों पेटियों से। बिल्कुल, ये देखना होगा कि क्या निकलकर सामने आता है, और इसके लिए तो देखिए सबसे बेस्ट 4 मई का ही इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले तो ये सिर्फ बयानबाजियों का दौर है और आंकलन का दौर है जो कि हम कर रहे हैं। खैर, लेकिन ये मुझे लगता है कि 4 मई तक जरूर अमिताभ जी आंकलन इसी तरीके से होते रहेंगे और नेताओं के दिल में दुख दुख होती रहेगी। विश्वजीत जी का रुख कर लेते हैं। विश्वजीत जी, यहाँ तो 3 राज्यों में 3 लड़ाई के लिए जनता ने जो है मतदान पेटियों में अपना वोट बिल्कुल बंद कर दिया है, सील कर दिया है, लेकिन अब इनके बाद जो नजर है वो सीधे बंगाल पर नजर है। कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की चुनावों को लेकर? लगता है ममता दीदी इस बार पूरी तरीके से क्या आप श्योर है कि अपना किला बचा पाएंगे? क्योंकि बीजेपी का जो एक कमल है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है बंगाल में। देखिए, बंगाल में नहीं, सारा भारतवर्ष में बीजेपी के ऊपर आदमी का गुस्सा है। आज जो वोट हुआ है, तिब्बती पार्टियां सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ाई किया, वो निर्वाचन कमीशन जो गैस खड़ा है उससे भी लड़ाई किया। आदमी का गुस्सा है क्योंकि बीजेपी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। असम में अदानी जी को कितना एकड़ जमीन दे दिया, आदिवासी का जमीन दे दिया, लाखों पेड़ काट दिया गया, जो विरोध किया उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। आज का गुस्सा है। बंगाल में 2 फेज में वोट है, लेकिन बीजेपी अपना कैंडिडेट 6 फेज में डिक्लेयर किया। बीजेपी 1 फेज में अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाया, 6 फेज में किया। बंगाल के आदमी डेवलपमेंट चाहता है, बंगाल के आदमी हिंदू मुस्लिम नहीं चाहता है, दंगा नहीं चाहता है।
बंगाल का संस्कार है, मिलके रहो, काम करो और समाज को बढ़ाओ। लेकिन बीजेपी यहाँ पर 2014 साल के बाद जब से केंद्र में आया, बंगाल में रूप करने के लिए बीजेपी बहुत कोशिश कर रहा है। 2024 में बीजेपी को 18 से 12 कर दिया एमपी सीट में। अभी जो लोकसभा विधानसभा वोट 26 में होने वाला है, 23 तारीख को और 19 तारीख को, वह 77 से 7 में आ जाएगा, क्योंकि बंगाल के आदमी तैयार कर लिया है। ये 14 को फिर से लड़ा है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल में बहुत काम किया, डेवलपमेंट में काम किया। केंद्र सरकार का जो नीति आयोग है उसने भी बोला है, ये बंगाल में पिछले 14 साल में 2 करोड़ आदमी का कर्मसंस्थान हुआ है। बंगाल में 40% बेरोजगारी कम गया है। ममता बनर्जी काम कर रहा है, ऐसे तो बहुत प्रकल्प कर रहा है, काम कर रहा है। जो काम करेगा बंगाल का आदमी उसी को वोट देगा। लेकिन बंगाल का आदमी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को वोट देगा, क्योंकि ममता जी बहुत काम कर रहा है। आप देख लीजिए, बीजेपी बंगाल में आता है, अरे कोई डेवलपमेंट का काम खुद नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, अमित जी आ रहे हैं, खाली यहाँ पर बोल रहा है घुस गया रहेगा। देखिए ऐसा जो किया, वो ऐसा में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी किसी राज्य में नहीं हो रहा है, बंगाल में हो रहा है। माइक्रो ऑब्जर्वर किसी राज्य में नहीं हो रहा है, कोई भी कुछ उसको एक्शन ले रहा है। बंगाल में 400 से ऊपर अधिकारी जो उसको सरकार से हटा के आप 3 नाम दीजिए, सरकार 3 होता है, उससे भी पसंद नहीं होता है, 3 होता है, 3 नाम दे। लेकिन बंगाल में निर्वाचन कमीशन क्या कर रहा है? पर विश्वजीत जी देखिए, ये तो राजनीति है। अगर बीजेपी किसी तरह के षड्यंत्र रच रही है या कुछ कर रही है, जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, या जिस भी तरीके से वो अलग अलग रैलियां कर रही है, बयान कर रही है, कटाक्ष मार रही है, लेकिन क्या ममता दीदी पूरी तरीके से निश्चिंत हैं कि हाँ भाई, जिन्होंने काम किए हैं वो काम जनता को रास आएंगे? बंगाल में उनका जो राज है वो जनता को रास आएगा? कहीं ये ना हो कि एंटी इनकम्बेंसी हावी पड़ जाए, क्योंकि सालों का शासन जितना होता है उसमें एंटी इनकम्बेंसी को भी उतनी ही स्पेस मिल जाती है। बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी कोई मतलब नहीं है। अच्छा। बंगाल में बीजेपी के लिए तो न्यूनतम कर रहा है, फिर भी बंगाल के आदमी टीएमसी को वोट देगा और 14 बार बंगाल में कर लिया है। बीजेपी यहाँ खाता से 7 में आएगा, तो फिर घटेगा। आप 4 मई ठीक है। विश्वजीत जी पूरी तरीके से आश्वस्त है, खेमचंद शर्मा जी, विश्वजीत जी तो पूरी तरीके से आश्वस्त है कि ममता दीदी को हरा पाना नामुमकिन है और बंगाल की जो जनता है वो ममता दीदी के नाम पर ही मोहर लगाएगी। लेकिन जिस तरीके से आप कमल की सुगंध को हर तरफ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बंगाल में ये राह आपको आसान नजर आती है? क्योंकि बंगाल में कहीं ना कहीं तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं, लैंग्वेज से लेकर और भी तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को फुल्ली सपोर्ट नहीं करती हैं। तो लगता है राह आसान होगी इस बार? नहीं, आसान तो नहीं होता। इलेक्शन में हमारे लाखों कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले कम्युनिस्ट ने वहां पे एक स्ट्रक्चर बनाया था, पूरा एक उनका इकोसिस्टम खड़ा हुआ था, और उसके बाद टीएमसी ने, तो वो चीजें हमने संघर्ष किया है, लगातार संघर्ष किया है। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या टीएमसी के वर्कर ने की है, इनके गुंडों ने की है, और वहाँ की वो बहन बेटियों ने, वहाँ की जनता ने भी बहुत ताकत दी है। तो बहुत कष्टकारी रहा है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, जनता हमारे साथ है, जनता का रुख हमारे साथ है, जनता का मूड हमारे साथ है, और हमें पूरा विश्वास है कि जंगल राज खत्म होगा और वहाँ पे सुशासन शुरू होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। जिस तरीके से लोग कहते थे कि भाई उड़ीसा में कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। जिस तरीके से लोग कहते थे कि दिल्ली में केजरीवाल को हराना मुश्किल है, तो केजरीवाल जी भी हारे। वैसे ही टीएमसी, क्योंकि टीएमसी ने
पूरे बंगाल को इतना पीछे धकेल दिया है बहन बेटियों के पर खिमचंद शर्मा जी, ये समीकरण अलग है। दिल्ली और बंगाल को एक तराजू पर तोलना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। दिल्ली और बंगाल को एक तराजू पर तोलना ठीक नहीं होगा। तराजू पे नहीं, मैंने आपको एग्जांपल दिया है। उड़ीसा के बारे में भी लोग ऐसा कहते थे कि उड़ीसा में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, वहां पे आई। लोग दिल्ली में भी ऐसा कहते थे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और टीएमसी का जो कुचक्र है, टीएमसी का वहाँ पे जंगल राज है, वो समाप्त होगा। लंबे समय से दीदी ने, अब वहाँ पे बदलाव का दौर है। और अगर इस बार भी दीदी ही आ गई तो पिछले वक्त के चुनाव मुझे याद है, 5 साल पहले के चुनाव मुझे याद है, स्टूडियो में भी हम लोग यही सोच रहे थे कि ये क्या हो गया, बीजेपी इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, क्या ममता दीदी का किला सच में ढह जाएगा, क्या सच में बंगाल से ममता दीदी आउट हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से फिर नंबर गेम चेंज हुआ और ममता दीदी आगे बढ़ी, यानी कि टीएमसी ने एक बम्पर जीत दर्ज कराई, वो चौंकाने वाली थी। तो कहीं ये ना हो कि अभी भी आप बहुत आश्वस्त हैं। सीटों का सुधार हालांकि पिछली बार देखने को मिला था और इस बार भी पता चला यही हुआ कि जितने आश्वस्त है, सिर्फ सीटों के सुधार के साथ आपको संतुष्टि करनी पड़ी और ममता दीदी फिर वापस आ गई। फिर क्या करेंगे? देखिए, हम तो भगवान कृष्ण के प्रिंसिपल में विश्वास रखते हैं कि कर्म करो, हाँ। सेवा करो, और कर्म सेवा संघर्ष वो हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है जिस तरीके से हमें प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, हमारी सरकार बनेगी। अब जनता का जो मैंडेट है, अब जनता का मैंडेट, अगर आपने इफ एंड बट्स यूज किया है तो जनता के मैंडेट पे तो कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो जनता का जो मैंडेट होगा वो उसे मानते रहेगा। लेकिन हम लोग क्या कह रहे हो, बीच बीच में बोले जा रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो? आप बिहार में जब तक एसआईआर हुआ वहां पर टेक्निकली डिस्क्वालीफाइड। अरे मैडम, बिहार में आप लोगों को दूर चाटनी पड़ी। बिहार में जिस तरीके से लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का टक्कर था, आप समझ ही नहीं पाए। आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में थे। आप जो 1-1.5 साल में आपने वहाँ पे बेड गवर्नेंस की, वहाँ पे प्रशासन किया, और लालू यादव जी का राजू यादव जी का पूरा इतिहास आप लोगों ने रिवाइंड कर दिया। आज पश्चिम बंगाल में जो कांग्रेस है, डॉक्टर रत्ना जी जो बातें कर रही है, ना तो वहाँ पे मतदान करना, इनका कोई आपका सुप्रीम कोर्ट की जज कह रहे हैं कि अगली बार दे लेना। गेट लॉस्ट, ये शब्द है, ये भाषा सिखाई है मोदी जी ने 10 साल में। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार बनाई। ऐसे दोनों एक साथ बोलेंगे तो सिर्फ खिचड़ी पकेगी और कुछ नहीं, और कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे सिर्फ इस तरह की बहसबाजी में कुछ समझ नहीं आएगा। जो आरोप रत्ना पांडे जी लगा रही है वो मैं पहले खिमचंद शर्मा जी तक पहुंचा देती हूँ, आप जवाब दीजिएगा, फिर रत्ना जी से जवाब लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आएगा कुछ भी। खेमचंद शर्मा जी, एसआईआर का मुद्दा रत्ना जी यहाँ पर उठा रही हैं कि एसआईआर के जरिए जिस तरीके से वोटर्स के नाम काटे गए हैं, तमाम मुसलमानों के नाम काट दिए गए हैं, महिला वोटर्स के नाम काटे गए हैं, ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश है, और इसके सहारा लेकर बीजेपी बंगाल में आने की कोशिश कर रही है। रत्ना जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही कहने का मतलब है? जी, खेमचंद शर्मा जी, ओवर टू यू। एसआईआर का इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है एसआईआर का, बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से। बिहार के एसआईआर जब हो रहा था, उसकी जो पत्रावली थी, अभी देखो फिर बोले जा रहे हैं, तो बोलो होल्ड करें, हमें आंसर ठीक है, जवाब ले लेते खेमचंद शर्मा जी। जी, एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया है, जरूरी प्रक्रिया है, कोर्ट ने भी उसको रिव्यू किया है, कोर्ट मॉनिटर्ड हुई है, और हमने सबने देखा किस तरीके से ना सिर्फ वहां पे ईसी के अधिकारियों को, बल्कि कोर्ट के जो अधिकारी हैं, कोर्ट ने जब वहां पे ऑब्जर्वर भेजे, उनके साथ जिस तरीके की घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई है, वो साफ साफ दिखाता है वहां पे लॉ ऑफ रूल नहीं है, वहां पे जंगल राज है, और वो जंगल राज सबने देखा है। वो जंगल राज खत्म होना चाहिए, लोगों में गुस्सा है। एसआईआर कंपल्सरी प्रक्रिया है और वो होनी चाहिए, होती रही है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुई है। किसी भी इंट्रूडर्स को भारत में वोट करने का अधिकार नहीं है, किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स को भारत में वोट करने का अधिकार नहीं है, और जो भारतीय है उसकी किसी की भी वोट काटी नहीं है। और वेरीफाई के लिए कुछ तो रूल बनाओगे, तो वही रूल बनाए गए हैं कि आपके 2002 में आप वोटर थे, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग विदेश जाने के लिए 20-25 डॉक्यूमेंट दिखाने को तैयार हो जाते हैं, खेमचंद शर्मा जी, रत्ना जी कुछ कह रही है, उनका काउंटर भी सुन लीजिए। ठीक है, उनका काउंटर भी सुन लीजिए। डिजाइन किया, उसका बेटा भारत का निवासी नहीं है, यह आपका एसआईआर कह रहा है।
अरे शर्म कीजिए, कितना नीचे गिरेंगे? ऐसी भारत बातें के करें, संविधान शर्म आपको निर्माता आनी चाहिए। के जिसने पूरी चित्रावली There are बनाई, provision for उसका everybody. बेटा अगर भारत किसी का के निवासी साथ नहीं है, गलत हुआ है, ना? किसी के साथ अरे मिस्टेक कुछ हुई काम है, कीजिए। तो जिंदगी हमेशा आपके साथ वहाँ नहीं पे चलेगी। सिस्टम है, आप थोड़ा अप्लाई बचा लीजिए करिए, करेक्ट से, डॉक्यूमेंट लगे प्रोड्यूस जन्म करिए और करिए। आपको इंक्लूड किया किसी और जाएगा। टर्न पे भी काम आपको आएगा। इंक्लूड किया जाएगा। आप किसी फर्स्ट एक दूसरे रेयर की या पत्रावली किसी जिसने एक्सेप्शन बनाई को है, लेके उनका पोता आप भारत का समझ निवासी सकते नहीं कि है। आप जो सवाल ठीक है। उठाने की कोशिश कर रहे हैं आप या एसआईआर को जनता लेकर दिखाना पहले भी है, कई बार किसी बहस को हुई है। दिखाना जनादेश जो किसी है को वो दिखाना जनता को करके देना करता है, लेकिन किस और तरीके ये से आपके सियासी हाल की- खेल रचा जा रहा है या खेला जा रहा है, इसको लेकर आगे भी हम चर्चा करेंगे। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी होगी सीधी बात। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं 3 राज्यों की सियासी लड़ाई की, जिसको आज एक तरह से लॉक करने का काम जनता ने किया है, क्योंकि 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए मतदान आज जनता ने किया है, जिसके लिए चुनावी नतीजे 4 मई को घोषित होंगे। क्या वो एक संदेश होगा जो जनता के द्वारा दिया गया सामने आएगा 4 तारीख को? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसके साथ ही एक चर्चा और शुरू हो गई है कि क्या ये 2029 का सेमीफाइनल है, और इसके साथ ही नजर टिकी है आगे आने वाले बंगाल विधानसभा चुनावों पर, क्योंकि असम, केरल और पुडुचेरी के बाद अब सीधे नजर बंगाल विधानसभा चुनावों पर है। और बंगाल की लड़ाई किस तरह की होगी, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज कर रहे हैं हम सीधी बात। तो आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खेमचंद शर्मा हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से, डॉक्टर रत्ना पांडे हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं, विश्वजीत घोष जी प्रवक्ता हैं टीएमसी के, अमिताभ कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। अमिताभ जी से पहले जरा उनका व्यू मैं लेना चाहूंगी इस पॉइंट पर, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमिताभ कुमार जी, देखिए किसी भी राज्य का चुनाव आप देख लीजिए, इन दिनों जितने भी राज्यों के चुनाव हुए हैं, बार बार एसआईआर का मुद्दा जो है वो तेजी से गूंज रहा है। पक्ष विपक्ष दोनों इसको लेकर अपनी अपनी बात कर रहे हैं, अपने अपने बयान दे रहे हैं। लेकिन क्या जब जनता वोट करने जाती है, जनता के मन मस्तिष्क पर एसआईआर जैसे मुद्दे और ये बयानबाजी क्या वाकई में एक इफेक्ट डालती हैं, एक इम्पैक्ट डालती हैं? आपको ऐसा महसूस होता है इन बातों के जरिए जनता के वोट पर इम्पैक्ट आता है या नहीं? हाँ, बिल्कुल। जनता सोचती है, जनता ये सोचती है कि जो लोग सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो सत्ता के संवैधानिक संस्थानों का विरोध क्यों करते हैं, वो जो संवैधानिक कार्य है उसके विरोध में क्यों आते हैं, उनके ऊपर इस बात का बहुत असर पड़ता है। किसी भी राजनीतिक दल को जब भी वो सरकार में आती है, उन्हीं संवैधानिक संस्थानों की मदद से, प्रशासनिक संस्थानों की मदद से अपना काम करना, तो उन्हें सरकारी कार्य में बाधा डालना उनके लिए मुझे लगता है कि एक गलत संदेश जाता है जनता के भीतर, उसे समझना चाहिए। और एसआईआर एक ऐसा काम है जिसमें सारे पक्ष मिलकर काम कर रहे होते हैं, केवल सरकार के संस्थान नहीं काम कर रहे होते हैं, राजनीतिक दल भी काम कर रहे होते हैं, आम जनता भी काम कर रही होती है। तो हमारा कर्तव्य है, सरकारी जो चुनाव राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हों, अपने पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को लगाएं, लोगों की मदद करें और बेहतर से बेहतर सूची बनाने में मदद करें। जो लोग नहीं हैं, सूची के बाहर के लोग हैं, उनको बाहर करवाएं, जो नहीं रह गए या जीवित नहीं है उनके नाम उसमें से हटाएं, ताकि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो सही ढंग से, मतदान की प्रक्रिया सही ढंग से हो, बजाय इसके वो विरोध करने लग जाएं, आरोप प्रत्यारोप में लग जाएं, उठापटक में लग जाएं और उस प्रक्रिया को ही रोकने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये संदेश जाता है और जनता के लिए एक गलत रवायत जनता के सामने स्थापित होती है कि भाई ये देश कैसे चलेगा, क्या किसी की मनमानी से चलेगा या जो संवैधानिक प्रक्रिया हमने तय की है उसके तहत चलेगा। तो हर एक राजनीतिक दल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और कार्य में, अब हो सकता है कल को फिर ये कहेंगे कि मतदान ही नहीं होने देंगे। ढंग से ये जब मतदाता तय नहीं करने दे रहे हैं तो कल मतदान के लिए भी विरोध कर सकते हैं। और इस देश के कानून से, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। आप प्रधानमंत्री हो गए हो, राष्ट्रपति हो गए हो, लेकिन जो संविधान तय कर चुका है उसी लाइन और लेंथ के बीच में आपको काम करना है। और ये सारी प्रक्रिया लोकतांत्रिक पद्धति से होती है, तो उसको आपको मानना ही चाहिए। आप गलत नजीर मत स्थापित कीजिए, लोगों के मन में भ्रम मत फैलाइए, ये सारे राजनीतिक दलों को ध्यान रखना है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में
यह मैसेज गया है। हाँ। जिस तरीके से टीएमसी ने विरोध की कोशिश की है, उठापटक की है, सरकारी कार्यालयों में उठापटक की है, सरकारी जो संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ बदतमीजियां हुई हैं, ये सारा संदेश गलत देता है। हो सकता है आपके कुछ कार्यकर्ता, आपके कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग समर्थक हो, वो खुश होंगे, तालियां बजाएंगे, आपको लगेगा कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन टोटलिटी में जब भी आप देखेंगे तो आपके खिलाफ एक गलत संदेश जाता है, लोगों के अंदर मैसेज जाता है कि ये लोग सरकार में रहने लायक नहीं है, क्योंकि सरकारी कामों रत्ना जी कुछ दिखा रही हैं अपने फोन में। इन चीजों को समझना चाहिए और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके सही ढंग से काम कैसे अमिताभ साहब, मैं आऊंगी आपके पास। रत्ना जी कुछ अपने फोन में दिखा रही हैं। रत्ना जी अगर आप एक्सप्लेन कर पाए। अमिताभ भाई साहब बता रहे हैं बहुत अच्छा कि किसको क्या करना चाहिए। मैं भी दिखा रही हूँ कि ये बीजेपी है, उत्तर प्रदेश के वोटर ले जाके असम में वोटिंग करानी चाहिए। सिद्धांत बता रहे हैं ना अमिताभ भाई साहब, बीजेपी को बैटिंग सेट कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, तो मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये करना चाहिए। आप शायद मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं, रत्ना पांडे जी वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, शायद आप बात को गलत समझ रहे हैं। एक सेकंड पहले अमिताभ सर का टेक सुन लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी प्लीज एक सेकंड पहले उनका टेक सुन लेते हैं। शायद उनकी बात को गलत तरीके से देखा जा रहा है, या पहले उनकी बात को क्लैरिफाई कर ले, फिर इस पर आगे बहस को बढ़ाएंगे। जी अमिताभ जी। भाई भाजपा हो या कांग्रेस हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो संवैधानिक तौर तरीके आपके पास है ना। आप खुद सत्ता में, सरकार में, नियम कानून आपने नहीं पढ़े हुए हैं। आप गुंडागर्दी के तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे चीजों को। कानूनन चलिए और कानूनन रोक दीजिए, तरीके हैं कानून के। आपने खुद शासन किया हुआ है, सालों साल शासन किया हुआ है, आपको ज्यादा पता है। गलत बातें नहीं कीजिए, गलत बातें नहीं कीजिए। मैंने कहा ना, गलत नजीर मत स्थापित कीजिए, जनता को गुंडागर्दी के रास्ते मत दिखाइए। ऐसे ही कल जनता को गुंडागर्दी के रास्ते दिखाते हैं, देश में प्रजातांत्रिक और तानाशाही तरीके अपनाते, बीच में न बोलिए। आपका बीच में बोलना बताता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज के पास नहीं है क्या? उन्हें सुनाई दिखाई नहीं दे रहा क्या? भारत में फोटो खत्म हो चुका है। भारत के ये साबित कर रही हैं अगर मिलना आप चाहते लोगों ने कितने गलत तरीके जनता को सिखाए हैं, इस देश के राजनीतिक दलों को दिखाए हैं, उसका जवाब नहीं। किसे बताने जाएंगे सर? आम आप आदमी की आवाज कानून बनाया हुआ आपका है, कानून का पालन करना सीखिए, तो मैसेज अपने आप सही चला जाएगा। ठप्पा लगा के रत्ना जी, कानून सबके लिए है। रत्ना जी अगर ज्ञानेश कुमार पर भी सवाल उठ रहे हैं, ज्ञानेश कुमार कल के तो आए ही नहीं जिन्होंने कुर्सी संभाली हो। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, फिर उसके लिए क्या कहेंगी? जिन राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है, फिर उधर के लिए क्या कहेंगे? ज्ञानेश कुमार जी वो नए नवेले व्यक्ति तो है नहीं जिन्होंने कल आके कुर्सी संभाली, ऐसा तो है नहीं। ज्ञानेश कुमार जी ने 2023 के बाद से मोदी जी ने सेट किया लोकसभा में, जिस समय सारे सांसदों को रिकॉर्ड तोड़ संसद के बाहर किया था, उस समय 3 सदस्यीय जो समिति होती है जो चीफ इलेक्शन कमीशन का डिसाइड करती है, एलओपी, प्राइम मिनिस्टर और सीजेआई को हटा के अपना कैबिनेट रत्ना जी सीधे कोर्ट का कानूनी प्रक्रिया जिस तरीके से अमिताभ जी कह रहे हैं, अमिताभ जी भी जिस तरीके से कह रहे हैं, अगर विपक्ष को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है तो इस देश में सर्वोच्च न्यायालय है, वहां का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया जाता? आप जी विपक्ष की बात कर रही है मैडम, आपने भी सुना होगा 90,000 पेटिशनर्स बंगाल के जिन्होंने अपनी एसआईआर के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराई थी, न्यायालय ने सुनने से मना कर दिया। गेट लॉस्ट कहता है ज्ञानेश कुमार। क्या कीजिएगा इस भारत में आप? अमिताभ कुमार जी आवाज उठा लेंगे और कहाँ उठा लेंगे? मैं दिखा रही हूँ आपको ना वीडियो, उठाइए आवाज। चलिए मैं और आप दोनों उठाते, देखते हैं किसकी जवाब दे रहे हैं। अमिताभ कुमार जी जवाब दे रहे हैं। ये है ना उत्तर प्रदेश का, ये जिस दल की प्रवक्ता है, उस दल ने निर्वाचन आयोग का कितना विभत्स प्रयोग किया है, इन्हें बीच में बोलने से रोकिए। सुप्रीम कोर्ट तक मैं आपसे सहायता मांगती हूँ, कांग्रेस की प्रवक्ता के रूप में पहुंचा दीजिए, इस न्याय करवा दीजिए कि कैसे आसाम में उत्तर प्रदेश का नागरिक वोट दे रहा है, कैसे दे सकता है और क्यों वैलिड है और क्यों अब तक स्यूमोटो नहीं लिया गया। मना कीजिए, ये तानाशाह लोग हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते।
रत्ना पंडित जी जिस उनको दल भी ने बोलने सबसे दीजिए। ज्यादा हाँ जी, दुरुपयोग किया है निर्वाचन कांग्रेस आयोग गलत का, कर रही है ये कहना बहुत आसान है, जिस दल ने लेकिन सबसे बीजेपी ज्यादा की गलतियों दुरुपयोग को किया सही है वो करने इस के तरह की लिए दलीलें ना दे कोई रहा है। संवैधानिक संस्था बची है, ना बीच में ना बोलिए। किसी अधिकारी या उनको किसी उनको और भी बोलने दीजिए। सक्षम रत्ना जी व्यक्ति में बोलने तो इतना भी तो सामर्थ्य दीजिए बचा है। उनको। जी जी, ये उनको भी लोकतंत्र बोलने की दीजिए। खुलेआम हत्या की जा रही है। रत्ना जी आपने बात रखी, उनको भी बोलने दीजिए, तभी तो बात का जवाब मिल पाएगा। उनको भी बोलने दीजिए, बात का ये जवाब तभी मिल तानाशाह पाएगा। लोग फिर हैं। विश्वजीत जी के पास भी जाएंगे, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अमिताभ जी अपनी बात खत्म कीजिए, फिर विश्वजीत जी के पास जाएंगे। ये तानाशाह लोग हैं, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं लेकिन दूसरे को सुन नहीं सकते। ये लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और ये वो दल की प्रवक्ता हैं जिसने सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है इलेक्शन कमीशन का। 40 साल से कवर कर रहा हूं और आपके कारनामे बताने लगूंगा तो बहुत दिक्कत होगी। और किस तरीके से आप लोग इलेक्शन कमीशन अगर से उस खुश करते कारनामों थे को और सही करने आने वाला हमसे दुगना करेगा तो ये कोई इक्वेशन नहीं है। आप लोग अगर मेरे बीच में ना कारनामे बोले। गलत थे, जनता ने नकारा तो इन्हें आपको बीच चुना में था बोलने सही से मना करने के करें लिए। भाई। आप तो और ज्यादा दलदल में घुस गए। अगर असम इसका में कहना रत्ना जी, अगर असम में सुनिए सुनिए रत्ना जी, असम में अगर कांग्रेस आ जाती है अभी जो 4 मई को नतीजे आएंगे, तब क्या कहेंगी? नहीं, तब क्या कहेंगे का कोई मतलब ही नहीं है ना। तब अगर आप मतलब मेरी जीत भी प्रश्न में रहेगी और नहीं, मेरे नहीं। लिए जो ऐसा तो है नहीं ना रत्ना जी, जब आप जीत प्रश्न में नहीं रहेगी तो फिर हार प्रश्न में क्यों? प्रश्न हमेशा दूसरे पे। अरे गजब तर्क है भाई। नहीं सुनिए आप सुनिए, level जब field जीत में खेलते नहीं भी रत्ना जी, जब जीत आपकी आपके प्रश्न में नहीं मुख्यमंत्री रहेगी की तो हार पत्नी के प्रश्न पास में 3 क्यों? नागरिकता क्यों है? 10 साल कोई इतना भी आपके बड़ा वक्त मुख्यमंत्री नहीं की है। पत्नी सुनिए, के पास आप पहले 3 खुद थे नागरिकता कांग्रेस में। सुनिए, आप नहीं, मैं खुद आपसे पूछ पहले रही हूँ। असम में खुद कांग्रेस की आप सरकार थी असम पहले। की बात बताइए, आप असम की बात बताइए। मुख्यमंत्री की वाइफ देश के को पास अपना 3 बकौती वैलिड समझते पासपोर्ट क्यों हैं, है? इनको ही उस वहाँ जीतना पर, चाहिए। उसी नहीं प्रदेश में जीतेंगे तो CA किसी और और की NRC जीत लागू जो किया है था वो खराब है। मोदी जी ने। नहीं देश रत्ना इनकी जी, बकौती जितने है। मेरी पट्टी मेरी हो रही है, बोलने नहीं और बोलेंगे। मुख्यमंत्री जब बीजेपी में गए हैं, जो अभी बीजेपी के मुख्यमंत्री अनंत बने राजा बैठे किस्म हैं के लोग असम के, वो आप ही की पार्टी के तो एक वक्त पे बहुत वफादार हुआ करते थे। मैं किसी की वफा और बेवफा होने की बात जब नहीं आपकी है। तरफ थे मोहब्बत तब का किसी खेल तरह नहीं के चल रहा। आरोप नहीं, बात इस अब बात की बीजेपी चल के रही है, साथ आ सही गए को तो कब सही आरोप ही कहा जाए। आरोप है। सही और गलत को सही समय पर बोलने की अगर क्षमता नहीं है तो वफा बेवफा की यहाँ मोहब्बत का खेल नहीं हो रहा मैडम। चलिए, ये Sorry, जो वफा मैं शायरी में बेवफा की विश्वास बात नहीं हो रही है, रखती। ठीक है, मैं ये जो लोकतंत्र की वफा बात बेवफा करूंगी। की बात हो रही है, ये जनादेश के रूप में सामने आ जाएगा। और भी मैं माना, क्योंकि बारी बारी हम उनके पास भी अगर जाएंगे, जनादेश ये को जनादेश मानते के रूप में तो अमित सामने शाह आ जाएगा। क्यों ना होते सरकारों ठीक है, के? देखते जनादेश का इंतजार करना होगा रत्ना जी। और अगर कांग्रेस फिर की से सरकार आ चुनाएंगे। जाएगी फिर तो सब ठीक है ना। एक मिनट, जनादेश का इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं किस बात पे प्रश्न चिन्ह है, किस बात पे प्रश्न चिन्ह नहीं है। विश्वजीत जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विश्वजीत जी। हम बोल रहे हैं क्या? अमिताभ जी बोल रहे हैं और शर्मा जी को बोल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जितना ऐसा के चलते नाम काटा गया, सबका नाम 2002 का वोटर लिस्ट में था, सबका नाम 2004 काटा गया। अभी देख दिए निर्वाचन कमीशन आगे जो मौलिक अधिकार है वो देखा, पश्चिम बंगाल में 28 फरवरी के बाद एक बीजेपी का लीडर, बीजेपी का वर्कर 600-700 फॉर्म जमा कर रहा है, सीसी में आ रहे हैं। हम लोग बोले सीसी पूंजीरेट इसको कीजिए, कहां से आ रहा है? विश्वजीत जी आपकी ऑडियो बहुत डिस्टर्ब कर रही है, थोड़ा सा अगर धीरे बोलेंगे तो ऑडियो मैनेज हो जाएगी। जी बोलिए बोलिए। अब बोले जब पश्चिम बंगाल में जितना नाम काटा गया सबका नाम 2002 का लिस्ट में था, उसके बाद भी तो नाम काटा, एक भी उस पर क्या जा रहेगा नहीं काटा गया। 2 के बाद फॉर्म 6 तो ना वोटर का है, एक वर्कर 600-700 फॉर्म 6 के इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जमा कर रहा है। किसी पुलिस में आया है, हम लोग उसका बचिए, हम लोग बोले हैं जो उसको डिस्किए, वो कहाँ का है? वो यूपी का है, गुजरात का है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को डिस्कोर्स नहीं रहा है, हम लोग कोर्ट में गए हैं। आज एक वीडियो डिस्कोर्स लीजिए जी, हुमायूं कबीर जो अलग से परिचय है, जो 2019 में बीजेपी का संसद के लिए खड़ा हुआ था, वो हुमायूं कबीर बुरा है बीजेपी से। हमको 1000 करोड़ रुपया दीजिए, हम यहाँ पर मुस्लिम लोग को
अरे करेंगे, जो बीजेपी के लिए काम करेगा 300 करोड़ रुपए एडवांस मांग रहा है। बीजेपी चुप रहा, बीजेपी हर कोशिश ट्राई कर रहा है, जैसे भी हो बंगाल जीतना है। तो ये चुप्पी तो अभी भी देखने को मिल रही है, ये चुप्पी अभी भी देखने को मिल रही है। खेमचंद शर्मा जी, क्या ये एक ट्रिक है कि जब ऐसे मुद्दे बिल्कुल शांत हो जाओ, ट्रिक है जो ये कह रहे हैं विश्वजीत जी कि शांत होके खेल खेल रहे हैं? चुप्पी के भी मायने निकाले जा रहे हैं खेमचंद शर्मा जी। देखिए, टीएमसी इस समय फ्रस्ट्रेटेड है और उस फ्रस्ट्रेशन में ना सिर्फ वो किसी को, अरे रुक जाओ यार, मैंने आपको सबको सुना है, रुक जाओ, जो डिबेट को ना गुड गोवर मत करो, गुड गोवर मत करो। जिस तरीके से इलेक्शन में आप गुड गोवर कर रहे हो, डिबेट को गुड गोवर मत करो। होल्ड ऑन, आपकी डिबेट चल रही है। ठीक है विश्वजीत जी, जवाब भी सुनते हैं। जो आरोप आप लगा रहे हैं, ठीक है, जो आरोप आप लगा रहे हैं सुन भी लेते हैं शर्मा जी से। जी, ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। उस फ्रस्ट्रेशन में ना सिर्फ ईसी के साथ बल्कि जुडिशरी के साथ भी ये बदतमीजी करने को तैयार हैं और वो बदतमीजी करके दिखाई है। तो आज तो ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। अब तो कोई शक सुबह है ही नहीं कि पहले तो ये अपने अपोनेंट्स को मारते थे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारते थे, आरएसएस कार्यकर्ताओं को मारते थे, या फिर वहाँ पे कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को मारते थे। मैं आ रही हूँ रत्ना जी आपके पास, इसके बाद आती हूँ, क्योंकि ऐसे दिखाई भी नहीं दे रहा जो आप दिखा रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं के ऑफिसर्स पे अटैक करना शुरू कर दिया है और ये इनके डेस्परेशन को और फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। इनके, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अब आखिरी उम्मीद के साथ ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है। जनता ने तय कर लिया है कि दीदी मई आई और दीदी मई में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और वहाँ पे सुशासन आएगा। दीदी ने पूरे पश्चिम बंगाल को एक बैकवर्ड स्टेट में कन्वर्जन कर दिया है। कोलकाता किसी समय में देश की एक राजधानी हुआ करता था, देश का वहाँ पे फाइनेंशियल गढ़ हुआ करता था। आज वहाँ के बड़े बड़े लोग वहाँ पे बड़े बड़े और ये सारी चीजें दीदी के जमाने में हुई। अब जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ पे जाना है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके वहाँ पे करना है। समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट विश्वजीत जी, उनका आंसर सुन लेते हैं, रत्ना जी जो कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है एक साथ। रत्ना जी कुछ कह रही थी आप, खेमचंद शर्मा जी उसका भी जवाब फिर साथ के साथ देंगे। बंगाल में हुमायूं कबीर को इनका चीफ मिनिस्टर एमपी के मोहन यादव जी ने 1000 करोड़ रुपया दिया है मस्जिद बनाने के लिए। वो उनका खुद का सीडी चल रहा है। क्या सीयू मोटो है, क्या दुनिया को उल्लू बनाते हो भाई? खेमचंद शर्मा जी आप ही के प्लांट किए हुए हैं क्या हुमायूं कबीर? खाली सारे के खेला सारे करने के लिए किए हुए हैं। आरोप बड़ा है खेमचंद शर्मा जी, आरोप बड़ा है। बताइए, जो पार्टी के पदाधिकारी जो लोग खड़ा कर लिया, हम तो अब इनको बोलिए ठंड रखें या तो फिर आप यूज करिए। ठीक है, इसी का जवाब खेमचंद शर्मा जी से ले रहे हैं, इसी का जवाब खेमचंद शर्मा जी से ले रहे हैं रत्ना पांडे जी। खेमचंद शर्मा जी के राजनीतिक मोहरे बिछा रही है, राजनीतिक मोहरे बिछा रही है भारतीय जनता पार्टी हुमायूं कबीर के रूप में। इनके लाए हुए मैंडेट को जनता मानेगी नहीं, इसलिए 6 महीने बाद तक सीआरपीएफ लगाएंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है जो ये घपलेबाजी कर रहे हैं वो जनता सुनेगी नहीं। बंगाल की जनता आपके कहने में आने वाली नहीं है ना। तो आप जो समझ रहे हैं, इसलिए सीआरपीएफ 6 महीना एक्सटेंडेड है। क्या जरूरत है? क्योंकि आपको मालूम है कि आपका मैंडेट जो घपलेबाजी का है वो जनता स्वीकार नहीं करेगी बंगाल में। इसलिए अरे कहीं पर कुछ लेवल फील्ड के लिए राजनीति है, अपराध मत बना दीजिए एकदम से। आप लोग जिस तरीके से अपराधीकरण कर चुके हैं, असम में सारा जंगल अडानी को दे दीजिए, दिल्ली 100 चूहे खा के यूपी में जेवर एयरपोर्ट अडानी को दे दीजिए, पूरे भारत के 10 में से 7 एयरपोर्ट अडानी को दे दीजिए। अरे भारत नाम लिख दो भाई उसके। बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप इसी तरीके से चलते रहेंगे। एक टेक में जरूर और लेना चाहूंगी 2029 को लेकर भी। खेमचंद शर्मा जी, जिस तरह की तैयारी चल रही है, जिस तरीके से आप कैप्चर कर रहे हैं, आप डिबेट करा रहे हैं लेकिन डेकोरम मेंटेन नहीं कर रहे हैं।
मेरे को ऐसा लगे वेस्टेज ऑफ टाइम। ये भिंडी बाजार की तरह थोड़ी डिबेट होती है। अब आप किसी बात का जवाब पूरी तरीके से दे नहीं पा रहे, आपके ऊपर आरोपों की बौछार ही इतनी है खेमचंद शर्मा जी कि इसमें कोई करे भी क्या। शुक्रिया। अगर आप ये चाहते हो कि मैं भिंडी बाजार में एनर्जी कोई भिंडी बाजार नहीं है, कोई भिंडी बाजार नहीं है खेमचंद शर्मा जी, कोई भिंडी बाजार नहीं है। आपके ऊपर आरोपों की बहुत, ठीक है चलिए खेमचंद शर्मा जी सब शांत है, सीधे जवाब दे दीजिए। ठीक है सुनिए तो सुनिए नहीं, आप एक सेकंड सवाल ले लीजिए, बस एक सेकंड, मेरी रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है, एक सेकंड सवाल लीजिए। सब बिल्कुल शांत है आपका जवाब सुनने के लिए। क्या बीजेपी ने मोहरे बिछाए हैं जो आरोप रत्ना पांडे जी लगा रही हैं हुमायूं कबीर के रूप में? मोहन यादव का लेके नाम जो वो कह रही है कि फंडिंग की गई है। मैडम ये तो अभी इनके नेताजी नाम ले रहे थे, अभी आरोप लगा रहे थे हमारे असम के चीफ मिनिस्टर साहब पे, और जैसे उन्होंने पुलिस भेजी कि भाई आप अपने जो साक्ष्य हैं वो हमें दिखाइए, तो भाग जाते हैं और जाके प्रोडक्शन भी कहाँ पे लेते हैं, फिर देखिए भिंडी बाजार। ये इनकी प्रॉब्लम है, ये सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। इन्होंने पूरी राजनीति को गुड़गोबर किया हुआ है। वैसे ये बोलिए दीदी बोलिए। मैंने सुन तो लीजिए, रत्ना जी सुन तो लीजिए, रत्ना जी सुनिए तो, रत्ना जी रुकिए, रत्ना जी सुनिए तो, जवाब भी जरूरी है, सुनते हैं पहले, सुनने तो दीजिए वो क्या रहे हैं, बोलिए। ये ट्रूथफुल जवाब नहीं देंगे ना, टाइम पास नहीं, एटलीस्ट सुने तो सही कि वो क्या रहे हैं, फिर उस पर आपका टेक लिया जाएगा कि वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, कहाँ आपको क्या कमी लग रही है, पर एटलीस्ट हम सुने तो, ऐसे तो उनकी बात ही नहीं समझ में आएगी। बोलिए शर्मा जी। इनके नेता असम के चीफ मिनिस्टर पे आरोप लगाते हैं और छाती चौड़ा के कहते हैं कि मैं यहीं आसाम में हूं, कहीं नहीं जाऊंगा, और वो वहां से भाग जाते हैं, घर पे मौजूद नहीं रहते, साक्ष्य नहीं दिखाते, और प्रोटेक्शन भी कहा लेते हैं तेलंगाना हाई कोर्ट में। अरे आप रेजिडेंट दिल्ली के हो, आप आसाम में आरोप लगा रहे हो तो वहां के कोर्ट में जाओ, दिल्ली के कोर्ट में जाओ, आसाम के कोर्ट में जाओ, तो वो तो इनकी हिम्मत है। अब जो लोग वहां पे अपोजिशन के लोगों को मारते हैं, किल करते हैं, हत्याएं करते हैं, बहन बेटियों पे दुराचार करते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमने वहां पे प्लांट किया हुआ है। ये कबीर किसका नेता था, कब से नेता था, किसने प्रमोट किया, किसने बढ़ाया और किसने रोका उस पर कार्रवाई करने से? हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता तो लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। हमने तो कहा कि हम बाबरी नहीं बनने देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी ना बाबरी बनेगी वहां पे, ना बाबरी की ईंट बनेगी, ना बाबरी बनाने वाले बचेंगे। लेकिन आपने उनको सह दी। कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया और टीएमसी ने किया। कट्टरपंथियों को फ्यूल देने का काम किसने किया? आप आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने कट्टरपंथियों को बढ़ाया है और बात बीजेपी पर आ रही है। ठीक है, रत्ना पांडे जी कुछ दिखा रही हैं, रत्ना पांडे जी कुछ दिखा रही है। रत्ना पांडे जी फटाफट, समय की कमी है। कुछ नहीं दिखा सकती, ये अनर्गल बातें करेंगे, इनके पास दे हैव नथिंग टू डू। शर्मा की बीवी का लंदन में भी गैर कानूनी कारोबार है, कोई भाग नहीं गया, भगोड़े और माफी भी कांग्रेस में नहीं पैदा। अरे भाग गए, तेलंगाना हाई कोर्ट में एबी लगाई है, आपको पता होनी चाहिए, पढ़ लिख लो, तेलंगाना हाई कोर्ट में उन्होंने एंटी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यूं ही चलती रहेगी और मेरे ख्याल से वो वाद विवाद है जिसका कोई अंत नहीं। बेशक हेमचंद शर्मा जी इसे हल्ला कह दे, लेकिन ये वो हल्ला है जो राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है आरोप प्रत्यारोप के रूप में, और वही टीवी डिबेट्स में भी जगह ले लेता है। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया, लेकिन जवाब अभी कई ऐसे थे जो अधूरे रह गए और जिनका जवाब जरूरी था। इन आरोप प्रत्यारोपों में कितनी सच्चाई है ये जनादेश ही बताएगा, और जनादेश अब वो चाहे उन 3 राज्यों की लड़ाई का हो जिसके लिए आज मतदान हुआ है, या फिर बंगाल के लिए हो, या फिर जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि क्या ये 2029 का सेमीफाइनल है, वो 2029 की ही बात क्यों ना हो। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।